देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट कब होता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। प्रपोजल प्लस एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस होने के बाद जो एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में कुछ एसेंशियल्स जब जुड़ जाते हैं तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब एसेंशियल्स में क्या क्या जुड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी, समझ रहे हो, कंसेंट, प्री कंसेंट, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीजें, लीगलिटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये सारी चीजें जब ऐड हो जाती है ना, तब जाकर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसी एसेंशियल्स में से एक है कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होना पार्टीज के बीच जरूरी है। मतलब जिन लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमें यह चेक करने की जरूरत है कि वह जो पार्टीज जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी है कि नहीं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वो अपने दायित्व को पूरा करने के योग्य नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एक सवाल ये होता है कि किन लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होती है। तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप सीधे सीधे समझो कि दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी है। क्या कहा मैंने? फिर से देखिए, कंटिन्यू कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी पार्टीज के बीच होना जरूरी है। मतलब मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये भी चेक करना जरूरी है, अदर फैक्टर सब कुछ ठीक है बट कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं है। ए बी से कोई प्रस्ताव देता है, बी एक्सेप्ट कर लेता है, इतने मात्र से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यह एग्रीमेंट तो हो सकता है, इसके अलावा और भी चीजें जो हमें चेक करनी होती है, उसमें से एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी। तो ए और बी दोनों में कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए। इस लेक्चर के अंदर हम यही समझना चाहते हैं कि किनके बीच कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होती है और किनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मैंने क्या कहा कि मेरी एक सलाह है कि आप ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी हर किसी के अंदर है। क्योंकि जैसे ही तुम नेगेटिव सोच के साथ इसको देखोगे तो हर किसी पे शक करोगे। तो पहले आप ये सोच लो कि कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी हर इंसान के अंदर है। लेकिन किन को छोड़कर? तीन लोगों को, तीन कैटेगरी को छोड़ दो। पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड और तीसरा पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इनको छोड़ दीजिए और फिर बाकी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर बता दिया गया है कि किन लोगों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी। ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी किन के अंदर नहीं है, अगर वह हम लोग समझ लें तो फिर समझ जाएंगे ना कि बाकियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी है। समझ रहे हो? मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको 1 केजी चावल से कंकर निकालना है तो हम सभी चावल को नहीं निकालते हैं बल्कि कंकर को ढूंढ कर निकाल लेते हैं। तो आप समझिए कि ये जो पर्सन्स है जो जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं होते हैं, वो कंकर की तरह है, उनको चुनकर बाहर कर दो, बाकी अपने आप समझ जाओ कि बाकियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी है। 3 चीजें मैंने बताई अभी आपको, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। अब आपको यह जानने की उत्सुकता बन गई होगी कि ये माइनर का क्या मतलब है ना, अनसाउंड माइंड का क्या मतलब है और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का क्या मतलब है ना?
इनके अंदर कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। अब आइए पहले एक बात को समझिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, थोड़ा सा आपको दिख जाए कि अच्छा लिखा हुआ जो है वो आपको समझ में आया नहीं आया। For a valid contract, it is essential that parties that is promisor and promisee must be capable to enter into a contract because a contract creates legal obligations. And to meet it, contractual capacity of parties is essential. Therefore, the parties should be able in understanding the subject matter and fact of contract. यही बात मैंने आपको समझाया, कुछ अलग नहीं कहा, वो मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको एक बार पढ़ दिया है। मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो लीगल ऑब्लिगेशंस आते हैं, आपके कुछ दायित्व बनते हैं जिसको आपको पूरा करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ दायित्व मेरा बनेगा और कुछ दायित्व आपका बनेगा और मेरे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर हम लोग दायित्व को ही नहीं समझ रहे, हमारे जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उसको हम समझने की कैपेसिटी ही नहीं है, इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी और कुछ हैं चीजें जिनके अंदर अलग अलग रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं रखी गई है। तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लाइफ टाइम के लिए। ये वो टॉपिक्स हैं डियर जिसको सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को या लॉ करने वाले बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वो टॉपिक है जिसको हर नागरिक को आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बातें, हर किसी को ये बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर आप कांटेक्ट ही करते रहते हो। इंसान की जिंदगी कांटेक्ट से ही गुजर जाती है, बात समझ रहे हो आप। कांटेक्ट आप कहोगे कहां, हम कहां कांटेक्ट करते हैं, अरे हर कदम पे कांटेक्ट है। आप कोई सामान खरीदने जाते हो ना किसी दुकानदार से, आज भी खरीद लिया होगा आपने में भी, उनसे अभी आपका कांटेक्ट हुआ ये, बट ये है कि सेल का कांटेक्ट है, बट कांटेक्ट तो है। कभी सेल वाला कांटेक्ट भी कांटेक्ट एक्ट का ही पार्ट होता था, वो भी कांटेक्ट है। तो आज आप कांटेक्ट किससे करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड सारी चीजों को आप देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि किनके बीच कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है, तो सबसे पहले आइए कौन है, माइनर। माइनर मतलब अवयस्क, ये बड़े खतरनाक प्राणी का नाम है माइनर। मेरे ख्याल से इस क्लासरूम में बैठे जितने बच्चे हैं, मेरे ख्याल से माइनर अब शायद नहीं रहे, शायद, आई एम नॉट कंफर्म फॉर दैट, मे बी माइनर हो भी सकते हो आप। माइनर इन द सेंस कि जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है वो कौन है, माइनर है। कुछ मामलों में 21 साल की उम्र भी शर्त है माइनर होने के लिए, समझ रहे हो। तो माइनर होने का क्या मतलब है, कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम कितना एज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बताइए जी, 18 इयर्स के हो जाने चाहिए आप, 18 साल। कुछ मामले में कितना कहा हमने, 21 साल। तो चलिए पहले हम सीधा समझें, आप फोकस करें 18 पे, ये एक्सेप्शनल है। 18 साल से कम के लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सीधी बात यही है। और अगर धोखे से कर लिया आपने, और अगर आप 18 साल के हो, आप 18 मेजर हो, आप 18 प्लस के हो, और अगर आपने कोई बात कर लिया आपने माइनर के साथ, तो ये कितना खतरनाक है इसको समझिए। सबसे पहले एक्ट कह रहा है कि देखो भाई, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है, इससे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। बट यही है एक्ट की खास बात, समझिए एक्ट क्या कह रहा है, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं है, ये माइंड सेट कर लीजिए आप। माइनर कौन है, जिसकी उम्र 18 साल अभी नहीं हुई है। 18 साल कंप्लीट होते ही उसकी उम्र 19वां साल स्टार्ट हो जाएगी। 18 कंप्लीट नहीं हुई तो वो माइनर नहीं है, कंप्लीट होते ही वो अब क्या हो गया, मेजर। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी रखता है या रखती है।
अब उसके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। अब एक सवाल यह है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बातें समझाता हूं। एक लड़का है जिसकी उम्र 17 साल है और आप हो 22 साल के। 17 साल के लड़का के पास एक बाइक है, एक बाइक है। उसने आपको यूं ही कह दिया कि ये वाली बाइक मैं बेचना चाहता हूं। और आजकल 17 साल के पर्सन्स को आप बच्चा कहने की भूल करना ही मत। इसलिए बार बार एक मांग भी उठती रही है कि वयस्क होने की उम्र को घटाइए। बात समझ रहे हो? हालांकि अभी शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया, मालूम है ना, लीगली शादी की उम्र क्या है? 21 और 24, मालूम है आपको? लड़की की उम्र एटलीस्ट 21, लड़का की उम्र एटलीस्ट 24। पहले क्या था ये? 18 एंड 21, ये पता है आपको? तो शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया है, बट माइनर होने की उम्र वाकई घटाई जानी चाहिए। आज के दौर में 17 साढ़े 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे होते ही नहीं है, वो पूरी दुनिया की चीजों को समझने लग जाते हैं। खैर वो अलग बात है। जब तक अभी एक्ट में बदलाव ना आए, आपको क्या मानना है अभी? अब मान लीजिए 17 साल के बच्चे के पास, ध्यान से सुनेंगे, 17 साल के एक बच्चे के पास बाइक है। उसने आपसे यूं ही कह दिया मजे लेने के लिए, उसको अच्छी तरह पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, उसे पता है माइनर होने का मतलब क्या होता है। फिर भी उसने आपको ऑफर कर दिया कि, उसने कह दिया कि ये बाइक मैं बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? वो बाइक बिल्कुल नई है, उस बाइक की कीमत लगभग 2 लाख है। आपसे उसने कह दिया कि ये बाइक मैं सिर्फ 50,000 में बेचना चाहता हूं। आपको मजा आ गया। आपने भी सोचा कि चलो काम करते हैं, इस मौके का फायदा उठा ही लेते हैं। उस माइनर से आपने कहा, 17 साल के उस लड़के से कहा आपने कि ठीक है मैं बाइक खरीद लेता हूं। माइनर ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, बाइक की डिलीवरी शाम में दे दूंगा, बट 10,000 रुपये अभी पेमेंट कर दो मुझे, और बाकी पैसा डिलीवरी के टाइम पे दे देना। मतलब मैं आपको बाइक हैंड ओवर करूंगा, आपके नाम करूंगा। कब? शाम में। आपने भी बहुत जल्दी करके 10,000 रुपये उस माइनर को आपने दे दिया। क्या आपके और उस माइनर के बीच कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट हुआ? नहीं हुआ। कांटेक्ट हुआ ही नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब कांटेक्ट ही नहीं हुआ, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं थी, आपने उस माइनर को दे दिया पैसा। जब कांटेक्ट ही नहीं हुआ तो उससे 10,000 तो वापस ले ही सकते हो ना? हाँ 10,000 आप उससे वापस ले सकते हो, बट प्यार से। आप उसको कहोगे प्लीज मान जाओ, तुम भी मेरे अंकल हो, मान जाओ, प्लीज दे दो, ये चलेगा। बट उसको अगर तुमने डराने धमकाने की कोशिश किया तो 10,000 जो गया सो गया ही, एक नया मामला दर्ज हो जाएगा आप पर। फिर आप कहोगे नहीं, एक काम करते हैं, उसके पिताजी से बात करते हैं। देखो सामाजिक बेइज्जती के डर से कोई पिता या उसकी माता एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है 10,000 मैं दे देता हूं या दे देती हूं, वो एक अलग बात है। वरना कानूनन रूप से माता पिता बाध्य बिल्कुल भी नहीं है उस माइनर के द्वारा क्रिएट किए गए लायबिलिटी की अदायगी के लिए। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर माता पिता का उसमें कोई हाथ नहीं है तो वो जिम्मेदार भी नहीं है। यहां तक कि बच्चे के पेरेंट्स आप पे मामला दर्ज करवा देंगे कि आप बच्चे को बहकाते हो, आप अवयस्क को पैसे देकर उसको गलत रास्ते की ओर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो न तो आप उसके माता पिता से बात कर सकते हैं, न ही उसके अगेंस्ट आप कोई लीगल एक्शन ले सकते हो। यहां तक कि अगर तुमने उसको बार बार परेशान किया तो वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेगा, वो एक अलग बात है। अब ऐसा नहीं है कि माइनर कुछ भी करने के लिए आजाद है। एक बात और समझिए, आपने सुना होगा बाल सुधार गृह। जब 18 से कम उम्र के बच्चों को अगर वो कोई अपराध करता है, कोई गलती करता है, उसे भी बंद किया जाता है एक जगह पे ले जाकर, बट उसको जेल नहीं कहा जा सकता है।
उसको बाल सुधार गृह कहा जाता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके अंदर अभी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, उसके अंदर अभी अच्छे गलत की पहचान ही नहीं आई है, इसलिए उसके द्वारा की गई एक्टिविटी को डायरेक्ट अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। समझ रहे हो? यह है माइनर की हालत। अब एक बात और आगे बताएं, अगर वो माइनर अब हो गया वो 18 साल का, मतलब 17.5 साल की उम्र में यह घटना आपके साथ घटित हुई, जो आपने 10,000 रुपए दे दिया। अब वो बच्चा कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अब मुझे बाइक भी नहीं बेचना है और पैसे भी नहीं दूंगा। आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये माइंड सेट कर लीजिए आप। हाँ, उससे आप रिक्वेस्ट कीजिए, शायद वो मान जाए तो एक अलग बात है, बट उस पर दबाव आप नहीं बना सकते हो, नहीं कोई लीगल एक्शन ले सकते हो, नहीं उसके पेरेंट्स से आप कह सकते हो कि पेमेंट कर दिया जाए। लेकिन अब ये खुद 18 साल का हो चुका, आपने सोचा 6 महीना वेट कर लेते हैं, होने देते हैं इसको मेजर की कैटेगरी में, श्रेणी में आने देते हैं। जैसे ये आपको किसी भी तरह से उसका डेट ऑफ बर्थ पता चल गया होगा, अब आप 6 महीना पूरा होने के बाद जस्ट जिस दिन वो 18 साल का हुआ, आप उसका बर्थडे गिफ्ट लेके पहुंच गए, प्यार से गांधीगिरी करते हुए बोले सुनो अब तुम 18 साल के हो गए हो, वो जो 10,000 था ना वो वापस कर दो। अब तो उसे करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? अब उसे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो तुम लोगों ने पहले ही एक्चुअल में माइंड सेट कर लिया, ना ना मूड ऐसा लग रहा है बोलने का कि नहीं करना पड़ेगा, अंदाजा लगा रहे हो तुम, है ना? तो ये सच है कि अभी भी वो पैसा आपको वापस करने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा उसको आपने दिया कब था? जब वो माइनर था। भूल जाओ, माइनर जब तक वो था उस दौरान आपने उसको क्या दिया, जो भी बातें हुई उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसे बाध्य नहीं कर सकते हो। अब आइए एक और खतरनाक बात समझा, यहां तक समझ में आ गया माइनर से बचना क्यों जरूरी है? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। लेकिन अगर आपने, आपकी बाइक है, मजेदार पहलू सुनिए, आपकी बाइक है, आपने यूं ही उससे मजाक कर दिया माइनर से, आपको पता है, वो सुना है आपने, नीम हकीम खतरा जान, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आप कभी भी एक बात समझिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अब मान लीजिए इतना ही लेक्चर सुनकर कोई बच्चा गायब हो जाए तो वो खतरनाक बन जाएगा, उसका वो ज्ञान उसके लिए परेशानी का एक कारण बन जाएगा। पता है कैसे? अब इतने ही लेक्चर के बाद वो बच्चा मान लो निकल दिया यहां से, या अगर मान लो कोई लेक्चर यूट्यूब पे देख रहा है तो उसने क्विट कर दिया कि अब तो समझ गए। अब मान लो वो माइनर है तो अंदर से बहुत खुश हो जाना है उसको, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि देखो ऐसा नहीं है ऑलवेज, आप ऐसा अगर इंटेंशनली ऐसा करोगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा, माइनर हो तो भी बाल सुधार गृह में भेजा जा सकता है। तो अब आपने उससे मजाक कर दिया, अपने 2 लाख की बाइक के लिए एक माइनर ने आपसे पूछा कि आप 22 के हो, माइनर 17, 17.5 का है। उसने कहा भैया ऐसा बाइक आपकी बड़ी अच्छी है। तो आपने कह दिया क्या खरीदने का मन है? उसने कह दिया हाँ मैं खरीद लूंगा। कितने में दोगे आप? वो भी मजाक ही कर रहा था। आपने कह दिया कि 50,000 में दे देता हूं। उसने कहा पक्का? आपने कहा यस मैं दे दूंगा। उसने कहा ये लो फिर 500 रुपए, 10,000 तो छोड़ ही दो, उसके पास पॉकेट मनी था, 500 रुपए दे दिया उसने आपको, आपने भी रख लिया और कहा चलो शाम में ले लेना। अब बताओ क्या माइनर आपसे वो बाइक ले लेगा? यस यस, माइनर अब आपसे वो बाइक ले लेगा। ये और बात है कि वो बाइक उसके नाम अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो बाइक आपसे ले लेगा। तो गौर कीजिए, अगर माइनर लाभ की स्थिति में है, अगर माइनर और मेजर के बीच कोई बात हुई है
और माइनर फायदे की हालत में है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपसे पूरा करवा लेगा। अरे बात समझ रहे हो क्या? हालांकि इसके चीजों के साथ भी और भी चीजें जुड़ती है। तो माइनर अगर बेनिफिशियरी है, अगर वो लाभ की स्थिति में है, फायदे की स्थिति में है, तो वो आपको बाध्य कर सकता है उस बात को पूरा करवाने के लिए जिस जो आपने कर लिया है। समझ रहे हो? अगर वो चाहे तो आपको वो कह दे 500 लाओ, मजाक कर रहा था मैं, करना पड़ जाएगा। वो चाहे तो कहे नहीं 500 मैं नहीं लूंगा, मैं बाइक ही लूंगा, 49,500 में दे रहा हूं। तो माइनर अगर लाभ की स्थिति में है तो वो पूरा करवा लेगा, और नुकसान की स्थिति में तो कभी भी आपसे मजाक कर सकता है। इसलिए माइनर से बच के रहो। उसके साथ कांटेक्ट करने से पहले समझ लो कि कांटेक्ट इसके साथ पॉसिबल नहीं है। मैंने सारी चीजों को डिस्कशन करवा दिया जो माइनर से रिलेटेड है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी माइनर का मामला आता है कि क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है। एक जवाब है हाँ और दूसरा जवाब ना। बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। भाई दो लोगों के बीच अगर पार्टनरशिप हो रहा है तो इनके बीच भी तो कांटेक्ट ही होता है, हाँ या ना? देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा होता था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से यह बाहर किया गया, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आकर इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बाहर किया गया। तो माइनर को अगर आप पार्टनरशिप में शामिल करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। और जैसे ही लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड नहीं है तो दूसरे रूल के हिसाब से देखें तो ये पार्टनर भी नहीं है। तो क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है का जवाब हाँ भी है और ना भी है। इसको एक्सप्लेन किए बिना आप इस चीज को नहीं कह सकते हाँ या ना। तो माइनर की स्थिति कुछ ऐसी होती है। फिलहाल आपको यह समझना है कि माइनर के अंदर कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यस या नो? क्लियर? चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं। अब अगला है, देखो माइनर तो समझ गए, किन किन के बीच कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। मैंने क्या कहा? पूरी दुनिया को कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी है, 3 कैटेगरी है, इसको साइड कर दो। कौन कौन? माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वैसे लोग जो जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया, भी डिस्कशन करेंगे। तो भाई माइनर को तो हम लोग समझ गए, इस खतरनाक प्राणी के बारे में हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। अब आती है बात पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, डेफिशिएंसी ऑफ माइंड। देखो अनसाउंड माइंड किसको कहते हैं? जिसका माइंड साउंड ना हो। समझ लो, साउंड माइंड का मतलब दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति। और एक बात और बताएं, दुनिया का हर व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो? अनसाउंड माइंड हर कोई होता है। अब जैसे अनसाउंड माइंड कब कब हो सकते हैं आप? जैसे मैं बार बार कह रहा हूं बातचीत मत करो, फिर भी आप कर रहे हो, मतलब अनसाउंड माइंड हो। आप क्लास में टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हो इसका मतलब आप अनसाउंड माइंड हो। जबरदस्ती किसी पे गुस्सा कर देते हो, अनसाउंड माइंड हो आप। ठीक है? आपको अच्छी तरह पता है कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए, आप फैला देते हो, आप अनसाउंड माइंड हो। देखो लेकिन थोड़ा थोड़ा अनसाउंड माइंड हो आप। अब यही जब रेशो बढ़ जाता है तो लोग उसको पागल कहना स्टार्ट कर देते हैं। सीधे सही है ये मामला। देखो गुस्से में जब इंसान होता है उस वक्त उसका माइंड अनसाउंड ही हो जाता है। एक शराबी भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होता है। समझ रहे हो? एक शराबी जब तक नशे में है उसका दिमाग क्या है? अनसाउंड है।
साउंड है ही नहीं। लेकिन कभी कभार गुस्सा आना, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करना, ये अनसाउंड माइंड की ही निशानी है। लेकिन हर वो व्यक्ति कैसे कैसे लोगों को अनसाउंड माइंड कहे, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला है इडियट। किसी को इडियट कह दो तो वो बुरा मान जाता है, मानना भी चाहिए, क्योंकि इडियट का मतलब होता है पैदाइशी बेवकूफ। मतलब यह है कि कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही बेवकूफ होते हैं। वो पागल उसको नहीं कह सकते आप, समझ रहे हो? पागल होने का अलग मतलब है। किसी को भी आप, हालांकि आम तौर पे दोस्ती में भी एक दूसरे को प्यार से पागल कह देते हैं लोग, है ना? लेकिन पागल बड़ा खतरनाक वर्ड है, कह देते हैं लोग, एक अलग बात है। पागल होने का मतलब जानते हो क्या है? पागल होने का मतलब है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पागल होने का मतलब है कि उसका दिमाग उसकी स्थिति में है ही नहीं। वो खुद को मार सकता है, आपको मार सकता है ना? अभी एक पत्थर उठाकर किसी के भी सर पे डाल देगा। पागल वो है जो कीचड़ में चलकर उसको लगता है कि मखमली मतलब कारपेट पे चल रहे हैं, उसको ये फीलिंग आने लग जाती है। तो पागल होने के भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं। कुछ पागल ऐसे भी होते हैं जो ठंडी में पागल होते हैं, गर्मी में ठीक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मी में सही, ठंडी में बेकार, मतलब दिमागी हालत उनका खराब हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं 6 महीना ठीक होते हैं, 6 महीना उनका दिमागी हालत खराब रहता है। ये सारा डिफिनेशन मैं इसलिए भी दे रहा हूं कि आगे हम एक पॉइंट पे आपको डिस्कशन करवाना चाहते हैं। तो इडियट किसको कहेंगे? जो पैदाइशी बेवकूफ होता है, मतलब उस जन्म से ही उसका दिमाग साउंड नहीं है, मतलब कि वो पूरी तरह से चीजों को नहीं समझ पाता है। तो उसको भी हम अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में रखते हैं। ऑब्वियसली इसके साथ कांटेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं कि कौन लोग हैं जिनके अंदर कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड में ये लोग आते हैं। ल्यूनेटिक, अब जैसे मैंने अभी बताया पागल, तो पागल की कैटेगरी है। अब मैं इसको थोड़ा सा डीप लेकर जाएं तो मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति 6 महीना पागल रहता है और 6 महीना ठीक रहता है, ऐसा है। कुछ लोग ठंड के दिनों में आके पागल हो जाते हैं और गर्मी में ठीक रहते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि गर्मी में वो ठीक है, ठंडी में पागल होता है, तो क्या गर्मी में उससे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर उसका वो अवधि चल रहा है अभी जब वो पागल नहीं है। आपने एक फिल्म देखा होगा कादर खान, उसमें ना कुछ देर गूंगा होता है, कुछ देर अंधा होता है, ऐसा। वो तो खैर ये है। तो एक व्यक्ति अगर पागल वाले अवधि में नहीं चल रहा है, अभी उसका दिमाग ठीक है, तो फिर ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट हो सकता है। इस तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि पागल का डिफिनेशन मैंने बताया। ड्रंकर्ड भी क्या होता है? ड्रंकर्ड को भी क्या बोलेंगे? ड्रंकर्ड ये भी एक वो कैटेगरी है, इनके अंदर भी कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती। ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से अस्वस्थता को दिखाता है। एक व्यक्ति वो भी कह सकते हैं कि वो भी अनसाउंड माइंड है। जैसे बुढ़ापे की वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अक्सर बच्चों की एक्टिविटी में आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति की जो एक्टिविटी है बच्चों में कन्वर्ट होने लग जाती है। अक्सर एक व्यक्ति जब काफी बूढ़ा हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि उनकी पहले वाली हालत नहीं रह जाती है, उनको भी कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी फिर नहीं रह जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, नॉर्मली कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कई बार ये कह देते हैं, अरे हमारे बच्चे बिल्कुल बेकार हैं, मैं तो चाहता हूँ कि घर आप क्यों लिख दूँ। तो क्या आप उससे लिखवा लोगे? उनसे लिखवा लोगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उनको अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में ही रखा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या है? किसी न किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति को अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है
तो उनको भी कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती। आइए चेक करते हैं एलियन, एनिमी और फ्रॉड। मतलब एलियन का मतलब होता है पराया, पराया, विदेशी भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर है विदेशी दुश्मन से भी आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, बात समझिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, या ऐसा कोई देश जिसको हमारे देश ने दुश्मन देश घोषित कर रखा है, उस देश के नागरिक के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि चीन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको भी हमने दुश्मन देश की कैटेगरी में अभी तक नहीं रखा है। बात समझ रहे हो? ये बहुत अंतिम चीज होती है। युद्ध के समय आप कांटेक्ट कर रहे हो, हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो शहादत दे रहे हैं, और अब अपने फायदे के लिए उस देश के नागरिक के साथ कांटेक्ट कर रहे हो। क्या लगता है ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आप देश के अगेंस्ट काम कर रहे हो। कम से कम अपनी भावनाओं के साथ, कम से कम अपने दिल से, कम से कम एक्टिविटी से तो ये प्रदर्शित करो कि तुम्हें भी बुरा लग रहा है। समझ रहे हो क्या? तो ऐसे लोगों के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो शत्रु के साथ, जो देश के शत्रु हैं, उनके साथ कांटेक्ट नहीं होगा, उनके अंदर भी कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी। चलिए, उसके बाद एम्बेसडर एंड फॉरेन सोवेरेंस। अब इसका मतलब क्या है? जो कि राजदूत होते हैं, राजदूत जानते हैं ना, जानते हैं, इनको भी कांटेक्ट की कैपेसिटी इनको भी नहीं दी गई है। आइए, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, दिवालिया को भी कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। दिवालिया को ही तो, दिवालिया होते ही उसके क्या हो जाता है? आपने दिवालिया जरूर समझा हुआ होगा। दिवालिया को कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। सरकार ने एक आदमी को दिवालिया घोषित कर दिया है। अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट यही कह रही है कि देखो, ये व्यक्ति अब किसी का पेमेंट करने की हालत में नहीं है। अब अगर तुम इसे पेमेंट करते हो तो तुम जानो, मेरे पास मत आ जाना रिक्वेस्ट लेकर कि उस व्यक्ति ने हमें पेमेंट नहीं किया है, आप प्लीज दिलवा दो। तो आप चाहोगे इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए वगैरह? नो। एक इंसॉल्वेंट के साथ अगर आप कांटेक्ट करते हो तो उसका कुछ ऑब्लिगेशंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने उसे ऑलरेडी कह रखा है कि इसको कांटेक्ट कैपेसिटी नहीं है। तो उससे आप कांटेक्ट करने की बेवकूफी मत कीजिए। यहां पर क्या समझ में आया? विदेशी दुश्मन है ना, इसके अलावा एम्बेसडर, इंसॉल्वेंट, दिवालिया के अंदर कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं मैरिड वुमेन, अब अजीब सी बात है, शादीशुदा महिला ये एक अलग कैटेगरी है। अब आज के बाद से ये मत समझ लेना कि हर शादीशुदा महिलाओं को कांटेक्ट की कैपेसिटी होती नहीं है। तो हमारे देश की आधी आबादी कांटेक्ट की कैपेसिटी नहीं, मतलब जो शादीशुदा है कांटेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये दूसरे सेंस में है। तो इसको अभी आप उतना डीप ना जाए, क्योंकि हमें इसको समाप्त भी करना है। कन्विक्ट्स, अपराधी, जो अपराधी होते हैं, जिन पे जुर्म साबित हो चुका है, कोर्ट ने उनको अपराधी पाया है, जिन लोगों को, उनको साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आदरणीय संजय दत्त जी, जो कि जेल में थे कुछ दिनों पहले तक, समझ रहे हो, पहले उन पे केस दर्ज किया गया, कई सालों तक उन पे केस चला, ठीक है। केस दर्ज होते ही कोई अपराधी नहीं हो जाता है, ठीक है ना। मामला कोर्ट में है, अब तक वो अपराधी नहीं है, लेकिन जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यस ये व्यक्ति अपराधी पाया गया, बस उस दिन वो हो गया अपराधी। और वो तब तक अपराधी रहता है जब तक कि वो जेल की सजा जो उसको दी गई है वो काट न ले। अगर उसको दी गई सजा को वो पूरा कर लेता है, उसके बाद वो अपराधी, वो कन्विक्ट्स की श्रेणी से बाहर आ गया है, अब उसके साथ फिर से कांटेक्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो? अपराध ये भी है कि कोई व्यक्ति कानूनन रूप से सजा काट कर आया और अब भी आप उसको अपराधी कह रहे हो, इसका मतलब कि अब अपराधी आप हो, वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है। समझ में आई बात? कॉर्पोरेशंस और कंपनीज और इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा
इस तरह के जो पद है ना, आपको अरे कहाँ अपराधी को नहीं और कहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी नहीं है। देखिए किसी को बहुत इज्जत देने की वजह से भी कुछ बातें की जाती है इस तरह पे। नॉट ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप राज्यपाल भी कह देंगे, प्राइम मिनिस्टर, समझ लो इन पदों पे बैठे हुए, टॉप लेवल पदों पे बैठे हुए लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। वो उनको सम्मान देने का दृष्टिकोण है, समझ लो। हम दो चीजें अलग करते हैं, एक बहुत बुरी चीजें अलग करते हैं और बहुत अच्छी चीजें अलग करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इन पदों पे बैठे लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब जिंदगी भर इन चीजों को आप समझ पाओगे और किसी को भी आप गाइड कर पाओगे। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।